Hello students. So today we are going to start the new chapter and new unit, that is thermodynamics. So students, after covering the chapter thermal properties of matter, you have a flavor of thermal physics. You have developed the feelings, you have developed the essence of thermal physics, temperature, heat, okay, energy. These are really the fascinating things. So इसी की चेन में एक जो नया चैप्टर हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स. सो स्टूडेंट्स, एक टाइम में कहा जाता था, जब मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स ऑनर्स, तो कहा जाता था सारा जमाना थर्मोडायनामिक्स का दीवाना. ये जो चैप्टर आपको हम स्टडी करा रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनमें से डेफिनेटली 3 to 5 क्वेश्चंस इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट का एग्जाम है, चाहे वो जेईई मेन का, वो पूछे जाते हैं. तो थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. अब ये थर्मोडायनामिक्स होती क्या है? सो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स का मतलब है कि थर्मल की डायनामिक्स. थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट, एनर्जी. ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्यों? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता रहता है. भाई एनर्जी क्या है? जैसे मान लो मेरे पास अभी मैकेनिकल एनर्जी है, मैंने हैंड्स को रब किया तो हीट प्रोड्यूस हो गई. मोशन करके बॉल इज थ्रोन टू सम हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी. सो द क्वांटिटी विच कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड एनर्जी. तो हीट में ऐसा होता है कि मैकेनिकल एनर्जी से हीट, सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो उसकी जो डायनामिक्स है, उसका जो ट्रांसफर है, उसका जो कन्वर्जन है, दैट विल बी स्टडीड इन थर्मोडायनामिक्स. सो थर्मोडायनामिक्स मतलब डायनामिक्स, यहाँ पर मैकेनिक्स भी आएगा, यहाँ पर फोर्स भी आएगा, और फोर्स से मिलता जुलता कुछ आएगा, जैसे प्रेशर हो गया. ठीक है. सो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा. तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. लाइट है तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर. ओके. अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम किसी नए चैप्टर की बात करते हैं, हमें कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है. तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करने के लिए यूज करेंगे, उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आपके पुरानी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसमें एक आध क्वांटिटी यहां पर मैं नई ऐड करने वाला हूं. तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं. अब आप कहेंगे सर वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं? तो भाई कोई वो नई क्वांटिटी नहीं है, उनको आप पहले ही हैंडल कर चुके हैं. प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, नंबर ऑफ मोल्स है, और एंट्रोपी है. अब सवाल ये है कि थर्मोडायनामिक्स जो हमें स्टडी करना है, वो थर्मोडायनामिक्स किसका स्टडी करना है? हमें अपना या आपका थर्मोडायनामिक्स स्टडी नहीं करना है. थर्मोडायनामिक्स हम उस बॉडी का स्टडी करते हैं, उस सिस्टम का स्टडी करते हैं जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो, मतलब जिसके जो थर्मल पैरामीटर्स हैं, जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, उसमें चेंज इजी हो जाए और ऑब्जर्वेबल चेंज हो. तो उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसका थर्मोडायनामिक्स हमें स्टडी करना है. ओके. और जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है वो होती है हमारी गैस. सो गैस में भी मैं आइडियल गैस की बात करूंगा. अब गैस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि गैस consist of large number of particles. Gas is basically an ensemble. Ensemble का मतलब होता है collection of large number of assemblies, और assembly का मतलब होता है collection of large number of particles. So gas is a collection of huge number of particles. Okay. और मैं बात करूंगा आइडियल गैस की.
तो आइडियल गैस, अब आप कहेंगे कि सर ये गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है? अरे आइडियल गैस का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी मैकेनिक्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, जो हमारे पास मैकेनिक्स में क्या है, हमारे पास मैकेनिक्स का एक ही तो ब्रह्मास्त्र है और उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसकी जो इक्वेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है आइडियल गैस के लिए, क्योंकि अगर आइडियल गैस नहीं होगी तो वो फिर अपने रास्ते से हिलने डुलने लगेंगे, वहां पर डेविएशन शो करने लगेंगे। तो आइडियल गैस क्या होती है? एक गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेज ऑल द गैस लॉज। ओके, और गैस की इक्वेशन, हालांकि गैस का एक अलग से चैप्टर है जो थर्मोडायनामिक्स से अगला चैप्टर है, वो गैस का ही चैप्टर है। तो आइडियल गैस की मैं बात करूंगा, और वैसे तो परफेक्टली आइडियल गैस तो कोई नहीं है, लेकिन क्लोज टू आइडियल गैस बिहेवियर होता है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मतलब देखो आइडियल गैस क्या होती है, पहली बात तो ये देख लो, आइडियल गैस वो गैस होती है जिस गैस के पार्टिकल्स का साइज उनके बीच की डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइडियल गैस इज ए गैस विच हैज द नेग्लिजिबल साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। जिस गैस का साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। दूसरा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। एक गैस is called an ideal gas if its molecules do not have any kind of interaction। और जब कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं होगा तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, और जो इंटरेक्टिव फोर्स से इतना पोटेंशियल एनर्जी बनती है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये आइडियल गैस। अब कोई भी गैस कब आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं कि भाई साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एंड देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ओके, अब इसके बाद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में आपको बता चुका हूं। अब जो पहली इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके ऊपर तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर में थर्मल प्रॉपर्टीज में भी कुछ बता चुका हूं। देखो क्या होता है, जब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा थर्मल फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि वेदर ए गिवन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द अदर सिस्टम और नॉट। अब आप सिस्टम जान गए क्या होता है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल जान गए क्या होता है, और थर्मोडायनामिक्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि टेम्परेचर के बेसिस पर अगर कहें कि अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, अब टेम्परेचर के अलावा पूरी तरह से परफेक्टली थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर के अलावा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर, अदर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आल्सो डू नॉट वेरी विद टाइम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट of a thermodynamic system when thermodynamic variables like pressure, volume, temperature do not vary with time। इसके बाद इससे रिलेटेड एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बेसिकली पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, फिर थर्ड लॉ, उसके बाद जीरोथ लॉ। बट जीरोथ लॉ का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे पहले आया, ये सबसे बाद में आया, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले इसलिए बता रहे हैं कि जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो जीरोथ लॉ एक ऐसा लॉ है जो टेम्परेचर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ओके, तो अब ये क्या कहती है, जैसे मान लो ये एक एनक्लोजर है, ये कोई बॉक्स है और जो इसकी वॉल्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, दे आर नॉन कंडक्टिंग।
अब इसमें हमने 3 पार्टीशन किए हैं। एक पार्टीशन ये ए और बी को सेपरेट कर रहा है और एक पार्टीशन ए सी को बी सी को सेपरेट कर रहा है। सो देयर आर 3 थर्मोडाइनमिक सिस्टम ए बी सी। ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ये इंसुलेटिंग पार्टीशन है, और ए सी एंड बी सी आर सेपरेटेड बाय कंडक्टिंग पार्टीशन, कंडक्टिंग वॉल्स, और ये जो पार्टीशन है हमारा ये कंडक्टिंग है और इसको हम डायथर्मिक भी बोलते हैं। तो जो 0th लॉ है वो सिंपल ये बताता है कि अगर A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, B is in thermal equilibrium with C, then A and B will also be in thermal equilibrium with respect to each other. Then A and B will also be in thermal equilibrium with respect to each other. So 0th law is very simple. It introduces the concept of temperature. According to this, if there are systems A, B and C, okay, A and B are separated by non-conducting walls, ठीक है, then A, C and B, C are separated through diathermic walls. Then if A is in thermal equilibrium with C, B is also in thermal equilibrium with C, then A and B will also be in thermal equilibrium with each other. So इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया और अगली क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।